नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि कल की क्लास में हमने भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक विस्तारित था, उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधानों को पढ़ा था। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि 1955 का नागरिकता अधिनियम, जो कि बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, उसके संबंध में मैं आज की क्लास में आपको विस्तृत पढ़ाऊँगा। तो उसी क्रम में आज मैं आपके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित जो भी फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनके संबंध में मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में कल मैंने आपको बताया था कि इसके तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 अधिकारों के विषय में चर्चा की गई थी कि कितने प्रकार हैं नागरिकता प्राप्त करने के। 5 प्रकार जो है ना 5 प्रकार से हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एक जन्म से, एक वंश से, तीसरा बताया था मैंने पंजीकरण के आधार पे, पाँचवाँ मैंने बताया था चौथा आपको बताया था देशीकरण के आधार पे और सबसे अंत मैंने बताया था भूमि अर्जन के आधार पे। तो इनके विषय में आज हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर इनके संबंध में किस तरीके से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस क्रम में आज हम 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम के चैप्टर में जो पहला पॉइंट है कि जन्म से हम कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उसके संबंध में मैं आपको विस्तृत रूप से जो भी फैक्ट्स आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और बन सकते हैं, उनके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर जन्म से हम नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद, बात कब की जा रही है कि 26 जनवरी 1950 या इसके बाद, फिर कहा गया कि 1 जुलाई 1947 से पूर्व। थोड़ा यहाँ पे समझ चूँकि ये काफ़ी कठिन टॉपिक है तो समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जितने साधारण शब्दों में हो सकता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें लिखा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, यानी कि बात उस समय की हो रही है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद की, कि उस समय यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1947 से पूर्व हुआ हो, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1947 से पूर्व हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। बात हो रही है 26 जनवरी 1950 की या उसके बाद की, कि यदि उस समय 1 जुलाई 1947 से पूर्व किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया कि अगर 1 जुलाई 1947 1 जुलाई 1947 के बाद जन्मे व्यक्ति को तभी भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे कि अगर बात हम 1 जुलाई 1947 से पूर्व की करेंगे, यदि 1 जुलाई 1947 से पूर्व किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। परंतु अगर उसका जन्म 1 जुलाई 1947 के बाद हुआ है, वो 1 जुलाई 1947 के बाद हुआ है, तो वह इसी शर्त पे भारत का नागरिक माना जाएगा कि यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर दूसरा फैक्ट दिया 3 दिसंबर 2004, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 3 दिसंबर 2004 या इसके बाद जन्मा व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है? 3 दिसंबर क्या लिखा 3 दिसंबर 2004 या इसके बाद जन्मा व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1947 से पूर्व हुआ होगा, 1 जुलाई 1947 से पूर्व किसी का जन्म अगर भारत में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर 1 जुलाई 1947 के बाद 1 जुलाई 1947 के बाद अगर किसी का जन्म हुआ है, तो वह इसी शर्त पे भारत का नागरिक माना जाएगा कि उसके माता-पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। अच्छा, उसके बाद 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 इसमें एक संशोधन यहाँ पे किया गया था कि उसके बाद क्या गया संशोधन करने के बाद कहा गया कि यदि किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 या इसके बाद 3 दिसंबर 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है, तो वह
भारत का नागरिक तभी माना जाएगा यदि उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जबकि यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट क्या जुड़ गया कि जो दूसरा अगर माता भारतीय नागरिक है, तो उसका पिता अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। उसका पिता अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए और मान लीजिए अगर पिता भारतीय नागरिक है, तो उसकी माता अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिया गया कि अवैध प्रवासी। तो अवैध प्रवासी क्या होता है? अवैध प्रवासी वो लोग होते हैं जो विदेश से भारत बिना किसी वैलिड दस्तावेज के, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, बिना किसी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश कर गए हैं, ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा। तो फिलहाल मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ा कठिन है, अगर आप इसको समझेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएँगे। मैं एक बार पुनः इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बात हो रही है 26 जनवरी 1950 या इसके बाद की। वहाँ पे क्या कहा गया कि 1 जुलाई 1947 से पूर्व 1 जुलाई 1947 से पूर्व यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। परंतु यदि बात हम 1 जुलाई 1947 के बाद की करें, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1947 के बाद में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक सिर्फ़ इसी शर्त पे माना जाएगा कि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन 3 दिसंबर 2004 को एक बात और नई सामने आई कि यदि किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद भारत में हुआ है, तो उसको भारतीय नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और साथ में एक बात और जोड़ दी कि जो दूसरा बचेगा वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चों का मतलब क्या है कि जो भारत में विभिन्न देशों के राजदूत, जो भारत में विभिन्न देशों के एम्बेसडर यहाँ पे हैं, उनके बच्चों को एवं शत्रु राष्ट्रों के बच्चों को, जो ऐसे शत्रु देश हैं, उनके बच्चों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। तो जन्म से संबंधित, नागरिकता संबंधी प्रावधान में जो फैक्ट बन सकते थे, मैंने बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा कठिन ज़रूर है, अगर आप इस टॉपिक को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको समझ पाएँगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, वंश परंपरा के आधार पे। वंश के आधार पे इसमें क्या कहा गया, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या इसके बाद, किंतु 10 दिसंबर 1992 के पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। थोड़ा समझने वाली बात है, टफ है, थोड़ा समझने वाली बात है। मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, किंतु यहाँ पे देखना, अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ है, 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ है, भारत के बाहर हुआ है, तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है। उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन शर्त क्या होगी कि उसके जन्म के समय उसका पिता, जो उसका पिता होगा, वो उसका भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। उसका भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा, तभी तभी उसको वंश के आधार पर भारत में नागरिकता मिल सकती है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद तथा 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश परंपरा के आधार पर तभी भारत का नागरिक होगा, जब उसके जन्म के समय उसके पिता को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। उसके बाद क्या कहा गया, यदि जन्म 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद, अभी यहाँ क्या था कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद तथा 10 दिसंबर 1992 से पहले की बात की गई थी। अब बात क्या हो रही है कि यदि उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद भारत के बाहर हुआ हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, यदि उसके जन्म के समय माता-पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो। पहले वाले में कहा गया कि यदि किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद तथा 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ है, तो वहाँ पे ज़रूरी ये है कि उसके पिता का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, तभी
उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। लेकिन दूसरी लाइन में क्या कहा गया कि यदि किसी का जन्म 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद हुआ है, तो भी उसको वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन वहाँ पे शर्त ये होगी कि उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। उसके जन्म के समय की बात है, उसके जन्म के समय इन माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उसको वंश परंपरा के आधार पे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद क्या कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया गया हो। इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी का, अभी तक बात हमने की 10 दिसंबर 1992 तक, अब यहाँ तीसरी लाइन में कहा गया कि यदि किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर होता है, तो उसको नागरिकता मिलने की शर्त ये रहेगी कि जिस भी देश में उसका जन्म हुआ हो, उसके माता-पिता का यह कर्तव्य होगा कि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसके जन्म का पंजीकरण भारतीय दूतावास, जिस भी देश में उसका जन्म हुआ होगा, वहाँ जो भी भारतीय दूतावास होगा, उस भारतीय दूतावास में उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसके जन्म का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। तभी वंश परंपरा के आधार पर उसको भारतीय नागरिकता मिल पाएगी। तो वंश परंपरा के आधार पर इसमें 3 तरीके के प्रावधान दिए गए हैं, जो मैंने आपको बता दिए। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए, थोड़ा टफ है, लेकिन आप अगर समझेंगे साधारण शब्दों में तो आसानी से इसको समझ पाएँगे। सबसे पहले कहा गया था वंश परंपरा के आधार में कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 26 जनवरी या 1950 को या उसके बाद हुआ तथा 10 दिसंबर 1992 से पूर्व 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व हुआ हो, तो उसको भारत वंश परंपरा के आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन उसकी शर्त ये रहेगी कि उसके जन्म के समय उसका पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए। जबकि अगर बात दूसरी लाइन में की जाए तो इसमें कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद हुआ है, तब भी उसको वंश परंपरा के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है। किंतु उसकी शर्त यह होगी कि उसके माता-पिता में से कोई एक, अगर पहली लाइन में बात की जाए तो सिर्फ पिता की बात की गई थी, लेकिन यहाँ माता-पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक यदि उसके जन्म के समय है, तो वंश परंपरा के आधार पर उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। फिर तीसरी लाइन में कहा गया कि यदि 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म किसी अन्य देश में होता है, तो उसको नागरिक वंश के आधार पर उसको नागरिकता दिलाने के लिए क्या करना होगा कि उस देश में भारतीय दूतावास में उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसका जन्म का पंजीकरण भारतीय दूतावास में करवाना अनिवार्य होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पंजीकरण की। पंजीकरण में 2 तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। पंजीकरण में 2 तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। एक मैंने लिखा है पीआईओ। पीआईओ का मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पीआईओ की फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारतीय मूल के निवासी। जिसका हिंदी में अर्थ क्या है? भारतीय मूल के निवासी। पिछली क्लास में मैंने आपको भारतीय मूल के संबंध में समझाया था कि ऐसे लोग जिनके पूर्वज कभी न कभी भारतीय निवासी रहे हैं, वो भारतीय मूल के लोग माने जाते हैं। तो इसमें 2 तरीके के प्रावधान हैं। तो भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान क्या है कि नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए ये प्रावधान है कि पंजीकरण कराने से पूर्व वो 7 वर्ष तक भारत में रह चुके हों। 7 वर्ष तक भारत में रह चुके हों। अच्छा, इसमें एक और प्रावधान किया गया है। अच्छा, जो 7 वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं, 7 वर्ष, ये किस तरीके से माने जाएँगे कि जैसे किसी ने 2024 चल रहा है, जैसे किसी को 2024 में अपना पंजीकरण कराना है, तो इसकी एक शर्त ये रहेगी कि 2024 के पीछे का 1 वर्ष यानी कि 2023 तक इस 1 वर्ष में वो लगातार भारत का नागरिक रहा हो, कभी भी भारत से बाहर ना गया हो। जबकि जो शेष बचे 6 वर्ष हैं, उनके लिए उसको 8 वर्ष की समयावधि, मतलब पिछले 8 वर्ष की समयावधि में जो बचे हुए 6 वर्ष हैं,
उन 6 वर्षों में उसे भारत में रहना होगा, तभी तभी उसको भारत में पंजीकरण के आधार पे नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। कौन? जो भारत का मूल निवासी है, उसके संबंध में बात कही गई। जबकि अगर हम अदर्स की बात करें, तो उसमें क्या कहा गया कि भारतीय नागरिक से विवाह कर ले, तो 7 वर्ष बिताने के पश्चात भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ पे कहा गया था कि जो भी भारतीय मूल के लोग हैं, अगर वह पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उसमें शर्त क्या थी कि यदि वो पिछले 7 वर्ष जब उनको पंजीकरण कराना है, तो पंजीकरण कराने के समय उसके पीछे के 7 वर्षों में अगर वो भारत में रह चुके हैं, तो उनको पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको एक विशेष शर्त के बारे में बताया कि जो पिछला 1 वर्ष है, उस 1 वर्ष में पूरा 1 वर्ष उनको भारत में रहना होगा, जबकि शेष बचे जो 6 वर्ष हैं, उनकी अवधि पूरी करने के लिए उनको 8 वर्ष का समय दिया जाता है कि मतलब पिछले जो 8 वर्षों को उनका देखा जाएगा कि पिछले 8 वर्षों में क्या वो 6 वर्ष तक भारत में रहे हैं, तभी उनको पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल सकती है। जबकि दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि भारतीय नागरिक से विवाह कर ले, मतलब वो भारतीय मूल का नहीं है, लेकिन अगर किसी भारतीय नागरिक से कोई विदेशी नागरिक शादी कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरण कराने के उपरांत 7 वर्ष, वही 7 वर्ष अगर वो भारत में रह चुका है, 7 वर्ष रहने के पश्चात पंजीकरण के माध्यम से उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। जैसे भारतीय नागरिक से विवाह कर ले, तो 7 वर्ष बिताने के पश्चात भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर पंजीकरण के माध्यम से अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हैं। मैं एक बार पुनः, चूँकि टॉपिक कठिन है, तो मैं एक बार पुनः प्रयास कर रहा हूँ कि आप पंजीकरण के माध्यम से समझ लीजिए कि पंजीकरण में हमको 2 तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। एक तो भारतीय मूल के लोगों के लिए, तो जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके लिए शर्त ये है कि पंजीकरण कराने से पिछले 7 वर्षों तक पंजीकरण कराने से जब वो पंजीकरण कराएँगे, तो उस समय ये देखा जाएगा कि क्या पिछले 7 वर्षों में लगातार वो भारत में रह रहे हैं। अगर वो पिछले 7 वर्षों में लगातार भारत में रह रहे होंगे, तो पंजीकरण के माध्यम से उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जबकि अगर बात हम अन्य लोगों की करें, जो भारतीय मूल के नहीं हैं, परंतु अगर किसी भारतीय नागरिक से वो अपना विवाह कर लेते हैं, तो भारत में 7 वर्ष रहने के पश्चात पंजीकरण के माध्यम से उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, देशीकरण। चौथा पॉइंट क्या आ गया? देशीकरण। इसमें लिखा गया है केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकती है। देशीकरण का मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति को इसका अधिकार ये होगा कि इसका अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, उसकी शर्तें नीचे लिखी, किसी ऐसे व्यक्ति को जो 8वीं अनुसूची की भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान रखता हो, उसका चरित्र अच्छा हो, ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार के पास ये शक्ति होगी कि वो देशीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता दे सकती है। उसके बाद 5वां पॉइंट आ गया भूमि अर्जन। 5वां पॉइंट क्या आ गया? भूमि अर्जन। इसमें कहा गया है कि किसी क्षेत्र की भूमि को भारतीय क्षेत्र में मिलाने पर वहाँ के निवासियों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ, तो मान लीजिए आप अभी आगे भविष्य में भारत पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। भारत पाकिस्तान के क्षेत्र को अपने में मिला लेता है, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। तो यही बात इसमें कही गई है कि भूमि अर्जन के आधार पर यदि हम किसी क्षेत्र को, यदि भारतीय संघ किसी क्षेत्र को जीत लेता है, जीतने के पश्चात वह भारत में मिल जाता है, तो वहाँ रहने वाले लोग स्वतः भारत के नागरिक हो जाएँगे। उसके बाद तो 19 नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में जो 5 फैक्ट थे कि किन शर्तों के आधार पर हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है, जिसमें मैंने आपको जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे और आपका देशीकरण के आधार पे, फिर भूमि अर्जन के आधार पे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, मैंने आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अब इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता था। अब अगर आप थोड़ा, चूँकि टॉपिक थोड़ा कठिन है, अगर आप 2-3-4 बार इस वीडियो को देखेंगे, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएँगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को आप अपनी परीक्षा में पकड़ पाएँगे। उसके बाद हम बात करेंगे नागरिकता की समाप्ति की। आखिर नागरिकता की समाप्ति के संबंध में हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो 1955 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता की समाप्ति के विषय में
तीन तीन कारणों 3 प्रकार उसके बताए गए हैं। नागरिकता समाप्ति के कितने प्रकारों की बात की गई है? 3 प्रकारों की बात की गई है। जिसमें सबसे पहला प्रकार है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, वह स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उसके कोई नाबालिग बच्चे हैं, अगर उसके कोई नाबालिग बच्चे हैं, तो उनकी नागरिकता भी उसी के साथ स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो उन नाबालिग बच्चों की नागरिकता भी उस व्यक्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 17 वर्ष है, जिनकी उम्र 17 वर्ष है और वो 1 वर्ष के पश्चात जब बालिग हो जाएँगे, तो ऐसा प्रार्थना पत्र देकर कि वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता अगर 17 वर्ष के हैं तो सिर्फ़ बीच में 1 वर्ष का समय मिलता है, तो उनको भारत की नागरिकता पुनः मिल जाएगी। उसके बाद है बर्खास्तगी के आधार पे। बर्खास्तगी के द्वारा भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होती है? यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो भारत की नागरिकता स्वतः बर्खास्त कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। उसके बाद 11 वंचित करने के द्वारा इसका अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि विभिन्न शर्तों के आधार पर वह किसी भी व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर सकती है। उसकी शर्तें क्या दी गई हैं? एक फर्जी तरीके से प्राप्त नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की है, तो जानकारी होने पर केंद्र सरकार उसकी नागरिकता को रद्द कर देगी। उसके बाद है संविधान का अनादर। संविधान के प्रति अनादर मतलब संविधान का अपमान करने के आधार पे केंद्र सरकार व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। उसके बाद है राष्ट्रद्रोह के आधार पर। राष्ट्रद्रोह का मतलब क्या होता है कि किसी भी युद्ध के समय मान लीजिए कोई व्यक्ति शत्रु देश के साथ अपना संबंध रखता है, कोई भी गोपनीय चीज़ शत्रु देश के साथ शेयर करता है, तो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में माना जाएगा और इस क्रम में केंद्र सरकार क्या करेगी? उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। उसके बाद है पंजीकरण या देशीकरण की नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से या देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है और उस प्राप्त नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर किसी भी देश में यदि उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है, तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। उसके बाद क्या है कि 7 वर्षों से अधिक समय से भारत के बाहर रह रहा हो। यदि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर 7 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी सूचना के भारत के बाहर रह रहा है, तो केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर देगी। तो इस हिसाब से 1955 नागरिकता अधिनियम में जो भी नागरिकता संबंधी प्रावधान बन सकते थे, किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिसमें मैंने आपको उसके 5 तरीकों के संबंध में बताया और किस तरीके से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। तो नागरिकता संबंधी जो भी फैक्ट बन सकते थे आपकी परीक्षा में, मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है। इसके बाहर एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा। आज का टॉपिक थोड़ा कठिन है, आप इसको 2-3 बार देखिएगा, निश्चित तौर पे आपकी समझ में आएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि अगली क्लासों में अब अगली क्लास जो मैं लूँगा मौलिक अधिकार की कल मैं क्लास लूँगा और अब धीरे-धीरे हम अपने संविधान के अन्य भागों की ओर अग्रसर हो जाएँगे। तो ये नागरिकता संबंधी प्रावधान जो थे उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके आगे आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा और अगर आज आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली क्लासों में मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देकर आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास मैं कर सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।